दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं केडीवी लाइव के माध्यम से तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केडीवी लाइव के ऑफिशियल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। आप इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस का विज्ञापन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये काम करने के लिए आप अभी हमारे नंबर पर संपर्क करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना एक बार फिर से एक कहर बरपाने लगा है। हालांकि ये कहर भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में बरपा रहा है। इसी कोरोना को लेकर के बिहार में भी अलर्ट जारी है। जब बिहार में कोरोना के खौफ को लेकर के पहले से तैयारी की जा रही है। कोरोना की आहट की आ रही खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा है और निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना को लेकर के बिहार सरकार शुरू से ही गंभीर और संवेदनशील रही है। बिहार में आज की तारीख तक कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। लोग सचेत और सजग रहें। कोरोना के कमज़ोर होने के दौरान भी हम लोगों ने कभी शिथिलता नहीं बरती है। बिहार में लगातार कोरोना जांच और टीकाकरण कराते रहें। पूरे देश में 10 लाख की आबादी पर 6 लाख जांच हुई है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 8 लाख का है। आज पूरे देश में कोरोना की जितनी जांच की जाती है उसमें लगभग 50% अकेले बिहार में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए कोरोना के फिर से आने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अब तक 15 करोड़ टीकाकरण कराया जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ज़रूरतमंद किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। अब तक इस योजना की 12 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है, जिसके बाद अगले किस्त को लेकर के किसान टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। इसी बीच 13वीं किस्त को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है, लेकिन किस्त का पैसा लेने के लिए आपको एक बेहद ज़रूरी काम को पहले पूरा करना होगा। नए साल के आने में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है। आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना का लाभ देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिल रहा है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह दरअसल योजना का लाभ कई अपात्रों द्वारा भी उठाया जा रहा था, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है तो तुरंत कर ले, नहीं तो फिर अगली किस्त से आपको हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप आराम से घर बैठे ही इसको ऑनलाइन के द्वारा करा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरे बिहार में पूरे जोर शोर से जारी है। जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने 5 जनवरी 2023 को बांका से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर के बिहार के सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय प्रभारी और फिर जिला पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार में प्रस्तावित 1200 किलोमीटर की यात्रा बांका से बोधगया तक होगी। इसकी शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांका से करेंगे। बताया जा रहा है कि यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने बताया है कि यात्रा की सफलता को लेकर के पटना प्रमंडल में राजेश कुमार, मगध प्रमंडल में ज्योति, दरभंगा प्रमंडल में तारानंद सदा, तिरहुत प्रमंडल में विजय शंकर दुबे, भागलपुर प्रमंडल में डॉक्टर समीर कुमार सिंह, कोसी प्रमंडल में शकील अहमद खान, सारण प्रमंडल में विजेंद्र चौधरी, पूर्णिया प्रमंडल में कोकक कादरी और मुंगेर प्रमंडल में कपिल देव प्रसाद यादव को प्रमंडलीय प्रभारी का दायित्व दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि माफिया की मिलीभगत से बिहार में शराबबंदी कानून को विफल बनाने की साजिश के खिलाफ सहरसा में आज विभिन्न महिला संगठनों द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया।
महिला संगठनों के इस प्रतिरोध मार्च में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह शामिल हुई। सहरसा के अंबेडकर चौक में स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मंत्री लेसी सिंह ने प्रतिरोध मार्च किया। जब प्रतिरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू की गई शराबबंदी का पूरा समर्थन किया। जब बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार शराबबंदी कानून को विफल करने का प्रयास कराया जा रहा है और कुछ माफियाओं के माध्यम से शराबबंदी कानून को विफल करने में लगे हैं, जहां उनके खिलाफ आज महिलाओं द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। जहां मंत्री ने यह भी कहा कि शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री का महिला के हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। महिला सड़क पर घर में शराब के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, लेकिन जब से ये बंद है तब से ये हिंसा खत्म हो गई है। और दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से लालू यादव और नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। बिहार में दारू के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति और नेताओं के बैलेट टेस्ट कराए जाने की बात पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी को भी करारा जवाब दिया है। जी हां, जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार की जातीय व्यवस्था और शिक्षा के हालात को लेकर के लालू यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर जम करके हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में परिवारवाद को भी अपने निशाने पर रखा है और कहा कि बिहार के वर्तमान सियासी हालात पर कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू नीतीश ने अपने राज्य में पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पिछले 32 साल में पूरा ध्वस्त कर दिया है। पिल्लू वाली खिचड़ी यानी कि कीड़ा वाली खिचड़ी स्कूल में बच्चों को बांटी जा रही है और उसको खा करके आपका बच्चा क्लस्टर बनेगा। अगर यही स्थिति रही तो फिर मजदूरी के अलावा आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा। जहाँ वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पहले ही 50 नेता दल बना करके बैठे हैं। जो भी नेता आता है वह दल बना करके बैठ जाता है। उनकी सोच है हम हैं आपके नेता और हमारे बाद हमारा बेटा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की अवधि बढ़ा दी है। जन 9वीं के छात्र अब अपना पंजीयन 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। पहले पंजीयन की अवधि 23 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। 9वीं में पंजीयन कराने वाले छात्र की साल 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि अब तक जिन छात्र छात्राओं ने पंजीयन नहीं कराया है वे तत्काल करा सकते हैं। वहीं अब विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ पंजीयन कराना होगा, जब बोर्ड की ओर से ऑनलाइन पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है। जब बिहार बोर्ड ने डीएलएड कॉलेजों में सॉफ्ट नामांकन के लिए 28 से 31 दिसंबर तक आवेदन देने की अवधि निर्धारित की है। इच्छुक विद्यार्थी इस अवधि में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों की ओर से मेधा सूची 2 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। मेधा सूची के आधार पर 9 से 12 जनवरी तक नामांकन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। जहां कन्हैया कुमारी से लेकर के दिल्ली तक पहुंचे राहुल गांधी सिर्फ टी-शर्ट में नजर आए। जहां कई बार इस पर सवाल उठाए गए कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। जहां इस यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस पर जवाब दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस को शिकार बनाती है, मैं खुद उसका शिकार रहा हूँ। जब भाजपा पहले इस यात्रा को इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन वह अपने प्लान में फेल हो गई। एनडीटीवी से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि हम विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। अगर कोरोना को लेकर के कोई प्रोटोकॉल बनाया जाएगा तो फिर हम सभी उसका पालन करेंगे। जब पीएम नरेंद्र मोदी भी उनका पालन करेंगे। कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है, उसको बहाना ना बनाएं। कन्हैया कुमार से पूछा गया है कि भाजपा आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी यात्रा विश्राम के दौरान विदेश जाने वाले हैं। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि अगर राहुल गांधी विदेश गए तो फिर हम लोग माफ़ी मांगेंगे और नहीं गए तो फिर क्या भाजपा के लोग और प्रहलाद जोशी माफ़ी मांगेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भाजपा बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। जहाँ उनके पास कुछ नहीं बचा है। हमारा कंटेनर को अब देश के अलग हिस्सों में जाना है तो फिर उसके लिए सर्विसिंग ज़रूरी है। जहाँ उनको क्या पता देश के इतिहास और भूगोल के बारे में। इंसान 3000 किलोमीटर चल करके आया है। इस बीच कन्हैया कुमार से पूछा गया है कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगता है क्या, जो हमेशा राहुल गांधी टी-शर्ट पर ही चलते हैं, टी-शर्ट पहन के ही चलते हैं। तो कन्हैया कुमार ने इसके जवाब में कहा है कि राहुल गांधी को भाजपा से विशेष लगाव है। जब भाजपा राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा नफरती हमले करती है। उन्होंने कहा है कि जब आप ज़्यादा हमले कर सकते हैं तो फिर शरीर प्रूफ हो जाता है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि कन्हैया कुमारी से चलते हुए हम दिल्ली पहुँच गए हैं। अगर महंगाई बेरोजगारी से मुक्ति पानी है तो फिर हमने मिलजुल करके रहना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में इन दिनों शराब को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। जहाँ छपरा में शराब से हुई मौतों को लेकर के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
बीजेपी के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शराबबंदी पर सवाल उठा रही है। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता भी शराबबंदी को फेल बता रहे हैं। अब पूर्व जदयू विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने शराबबंदी को लेकर के अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जदयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह यानी कि नरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है और इसे फेल करने के लिए शासन और प्रशासन के लोग दोषी हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में 6 साल से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप बिहार में पहुंचती है। उसके बाद जिलों तक पहुंची शराब की होम डिलीवरी की जाती है। उन्होंने कहा है कि 4 महीने पहले जब आरजेडी विपक्ष में थी तब शराबबंदी को लेकर के सरकार पर हमला बोलती रहती थी, और अब जब भाजपा विपक्ष में गई है तो फिर सरकार पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी नेताओं को अपने चरित्र का विश्लेषण करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में उलटफेर देखने को मिल रही है, जहां कल अचानक पूर्वानुमान से पड़े मध्य भारत की ओर से शीतकालीन बारिश की वजह माने जाने वाले विशेष बादलों ने बिहार में दस्तक दी है। इससे मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि ज़्यादा बारिश के आसार नहीं हैं। बादलों का ये समूह आज तक निकल जाएगा। इसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में घनघोर कोहरा छाने की संभावना है। कल 3 साल बाद मुजफ्फरपुर में दिन का तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 दिसंबर से बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर की रात से बिहार में शीतलहर चलने के आसार हैं। शीतलहर जनवरी के पहले हफ्ते तक बने रहने की आशंका है। इस बीच बिहार में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में आज सबसे कम तापमान बांका में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि वाणिज्य कर विभाग ने पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा और शाहाबाद इलाके में 16 पेंट कारोबारियों के यहां छापेमारी करके 3 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी है। कारोबारियों ने 2 फार्मों से बड़ी मात्रा में खरीद दर्शाई गई है और टैक्स का फर्जीवाड़ा किया है। वाणिज्य कर विभाग के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पटना के पटेल नगर में स्थित पेंट के 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उन्होंने राज्य के निबंधित व्यवसायियों को जितनी बिक्री दर्शाई है उसके अनुरूप जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है। इन दोनों फर्मों द्वारा फर्जी क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए कर भुगतान करने का मामला भी पाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीएसएससी पेपर लीक मामले में जहां विपक्ष अभ्यर्थी बिहार की सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, तो फिर वहीं अब महागठबंधन में शामिल दल आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए ऐसे मामलों को चिंता का विषय बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी घटनाएं बिहार की छवि धूमिल करती है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में लगातार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होना एक चिंता का विषय है, जहाँ इस तरह के कारनामों से बिहार की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों के कारनामों से बिहार के लोग चिंतित हैं। जल्द ही गड़बड़ियों को दूर करने की जरूरत है। जगदानंद सिंह ने आगे कहा है कि आईटी अन्य विभाग के माध्यम से इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा पर सवाल खड़े होने से विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में ही ये परीक्षा हुआ है, इसलिए सरकार अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब को लेकर के सियासत जो गर्म हुई है वह ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर के भाजपा अपने मांगों पर टिकी हुई है, तो फिर वही सरकार भी अपने साफ मंसूबों की गलत चीज़ों का सेवन करके मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के फैसले पर अडिग है, स्थिर है। इस बीच पिछले दिनों भाजपा की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये मांग उठाई गई थी कि विधानसभा के अंदर आने वाले सभी विधायकों और फिर पुलिस पदाधिकारियों के ब्लड सैंपल की जांच करवाई जानी चाहिए। भाजपा का कहना था कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो शराब का सेवन करते हैं, जिसके जवाब में जेडीयू ने कहा था कि सबसे पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ब्लड की जाँच होनी चाहिए। इसी कड़ी में अब खुद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है। जहां बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार यदि हमारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर वे बिल्कुल करवाएं, मैं इसके लिए तैयार हूं। वह शासन में है और इसके तहत पहल उनको करना चाहिए, नहीं तो फिर उनको अपनी गद्दी भाजपा को दे देनी चाहिए। हम लोग इसे शुरू करवा देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और हमारे पार्टी के नेता को जहां बुलाएंगे हम जाकर के अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, लेकिन वे पहले ये मान ले कि वे विधानसभा में इसे शुरू करें। वे सचमुच में बिहार के अंदर सुधार करना चाहते हैं तो सभी माननीय पुलिस अधिकारी IAS IPS की जांच करवाएं।
दोस्तों बात करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लिए राम सेतु एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार के ही एक मंत्री ने संसद में राम सेतु का कोई वजूद होने से ही इनकार कर दिया है। ये सरकार के लिए सेल्फ गोल करने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस अक्सर इसे काल्पनिक बताती रही है। लिहाजा सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। हालांकि राम सेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि सरकार ने ऐसा जवाब देकर कि बीजेपी समेत तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की फजीहत आखिर क्यों करवाई। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो फिर जितेंद्र सिंह ने संसद को गुमराह करने की बजाय बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब विपक्ष अगर इसे सरकार के लिए सेल्फ गोल मान रहा है तो फिर मानता रहे, वह इसलिए कि जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री होने के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। चूँकि सवाल विज्ञान की रिसर्च से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री के नाते उनका उचित जवाब देने से कोई परहेज नहीं किया। अब ये बात अलग है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। दरअसल हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में राम सेतु का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली प्राचीन इतिहास को लेकर के कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है। ये सवाल पूछा गया क्योंकि पिछले सरकारों ने लगातार इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दी। जहां उनके इस सवाल का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देते हुए कहा कि राम सेतु को लेकर के हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ये करीब 18,000 साल पहले का इतिहास है। जिस ब्रिज की बात हो रही है वह करीब 56 किलोमीटर लंबा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया है कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं, जहाँ इनमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता को दिखाई देती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीज़ें दिखी है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो फिर ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहाँ मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद हो सकता है, जहाँ हम लगातार प्राचीन द्वारका शहर और फिर ऐसे मामलों की जांच के लिए काम कर रहे हैं। साफ शब्दों में कहे तो सरकार ने ये मान लिया है कि सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से भी राम सेतु के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सालों से राम सेतु के अस्तित्व पर चल रहे विवाद के बीच मोदी सरकार के इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली के लाल किले से भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया है या इतनी शक्ति यात्रा को दी है, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ना है। जब हमने इसे कन्हैया कुमारी से शुरू किया तो फिर मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि देश में नफरत फैली हुई है। लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया तो फिर सच्चाई एकदम अलग थी। उन्होंने कहा कि ये देश एक है। मैं सड़कों पर लाखों लोगों से मिला हूँ, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि आप मेरे सामने देखिए, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है और ये हिंदुस्तान है। हमारा देश हमेशा प्यार से एक रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर मुझे हजारों किसान मिले हैं, जैसे ही हाथ मिलाता हूं पता चल जाता है कि ये मजदूर या फिर किसान हैं। मीडिया वालों ने मुझसे पूछा है कि आपको ठंड नहीं लगती। मैंने सोचा है कि ये किसान से, मजदूर से और गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। राहुल गांधी ने कुछ संगठनों की ओर इशारा किया और कहा कि ये लोग देश में डर फैला रहे हैं, जबकि शिव जी कहते हैं कि डरो मत, हिंदू धर्म कहता है कि डरो मत, जबकि ये लोग इस देश में डर फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो फिर वह किसान और छोटे व्यापारी दे सकते हैं, क्योंकि ये देश में लाखों की संख्या में हैं। ये लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, इनके लिए बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में पहचान बनाने के लिए पद यात्रा पर है। उन्होंने शनिवार को अपनी जन सूरज पद यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में कहा कि आज लालू प्रसाद का बेटा 10वीं भी पास नहीं किया है और उनको चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। बिहार की जनता जाति और धर्म में ही उलझी रह जाती है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से निकल करके आपका बेटा कभी कलेक्टर नहीं बन सकता है। प्रशांत किशोर ने बिहार की हाल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अपने राज्य में पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पिछले 32 साल में ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कीड़े वाली खिचड़ी स्कूल में बच्चों को बांटी जा रही है और उसको खा करके आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा।
ये सवाल किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो फिर मजदूरी के अलावा आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले ही 50 नेता दल बना करके बैठे हैं, जो भी नेता आता है वह दल बना करके बैठ जाता है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि दल बनाने वाले सोचते हैं कि अभी हम आपके साथ हैं और आपके बाद हमारा बेटा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर के पहले बिहार की हिंदू लड़की से 16 साल पहले निकाह किया। युवक के बेनकाब होते ही जबरन उसका नाम बदलवाया गया। आरोप ये भी है कि जबरन हाथ पैर बांध करके भूखे रखा। इस दौरान उसकी एक संतान भी हुई। प्रताड़ना झेलती रही। अब युवक ने दूसरा निकाह करके पीड़िता को बच्ची समेत घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि मामले की शिकायत थाने में की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में ICDM के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर संचालित सभी कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास योजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में स्कूल पूर्व शिक्षा में सभी पंजीकृत बच्चों की उपस्थिति एवं केंद्र के साफ सफाई को सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 16 शहरों में जल जमाव और फिर गंदे पानी की निकासी को लेकर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज निर्माण को लेकर की योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं का विस्तार से प्लान यानी कि DPR तैयार करके राज्य और फिर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की मंजूरी मिलते ही विधिवत रूप से टेंडर प्रक्रिया और फिर एजेंसी का चयन करके काम शुरू कर दिया जाएगा। इन योजनाओं पर करीब 1136 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इसके साथ ही 5 अन्य शहरों आरा, बेतिया, जमालपुर, जोगबनी और आरा में सीवरेज नेटवर्क और STP के लिए DPR निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 16 में से 3 शहरों दिगवारा, मनिहारी और तेघरा में फीकल सल्ट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि मानव मल प्रबंधन पर काम होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी साल 2016 से लागू है। इस फैसले के बाद से बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है। जब बीते दिनों छपरा जिले में जहरीली शराब के सेवन के बाद 80 के करीब लोगों की जान चली गई थी। छपरा सहित अन्य जिलों की पुलिस ने शराब बनाने और फिर बेचने वालों के ठिकाने पर रेड भी डाली और शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया, मगर ऐसा लगता है कि पुलिस की कार्रवाई नाकाफी है। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया है। यहाँ पर खुलेआम शराब पीते हुए व्यक्ति का वीडियो सामने आया है। एक युवक शराब के नशे में सड़क पर लेटा हुआ पाया गया। इसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार में ये कैसी शराबबंदी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शनिवार की रात झाझा शहर के गांधी चौक में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात सामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। यह प्रतिमा का बायां हाथ टूट गया है। यह घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि उस स्थल पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिससे असामाजिक तत्वों की पहचान हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए कोरोना को लेकर के एक अच्छी खबर है। बिहार में कोरोना के अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। जी हाँ, जब बिहार स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार की देर रात एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिहार को कोरोना मुक्त बताया गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं मिले हैं। जो एक्टिव थे वे भी ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। जारी लिस्ट के अनुसार दरभंगा, बेगूसराय, पटना, गया, सारण, समस्तीपुर समेत बिहार के 38 जिलों में कोविड के एक्टिव केस फिलहाल 0 हैं। इधर कोरोना के नए वेरिएंट से भी लड़ने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 23 दिसंबर की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि बीते 24 घंटे में बिहार में कुल 45,912 सैंपल की जांच हुई है। अब तक कुल 8,39,062 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 0 है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98% है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बालू का खनन बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे अब तक जो बिहार में बालू संकट मंडरा रहा था वह
कम होता दिख रहा है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि बालू की कीमतों में भी अब कमी आएगी। दरअसल बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बालू खनन की अवधि विस्तारित करने को लेकर के अपील की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है बल्कि संबंधित प्राधिकार को भी इस दौरान बंदोबस्तीधारियों को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि चीन में कोरोना विस्फोट के बीच डॉक्टर वहां लगभग 100 मिलियन कोविड केस और फिर 10 लाख मौतों का अंदेशा जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने की शुरुआती 20 दिनों में चीन की 18% आबादी यानी कि 24 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने कहा कि गणना के आधार पर हम चीन में 100 मिलियन के करीब कोविड मामलों और फिर 10 लाख मौतों की उम्मीद करते हैं, जो एक बड़ी संख्या है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा है कि चीन अब उसी स्टेज पर है जहां भारत पहले था, लेकिन भारत अब इस संक्रमण से लड़ने में काफ़ी अनुभवी है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा है कि हमने पहले लहर का सामना किया, डेल्टा वेरिएंट की दूसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर को, जो गंभीर नहीं थी लेकिन बहुत संक्रमण थी। उन्होंने कहा कि देश की सख्त लॉकडाउन रणनीति के कारण चीनी नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के चलते चीन में मेडिकल सोर्स की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभरी है। चीन के हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स और दवाओं की भी कमी है। इसके अलावा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी काफ़ी कमी है। चीन में मृतकों को शमशान में जगह नसीब नहीं हो पा रही है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ सरकार की सख्ती के चलते शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग बन गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खिलाड़ियों की किस्मत खुल जाती है। आईपीएल ने न जाने कितने खिलाड़ियों की जिंदगी बदल दी है। आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोच्चि में आयोजित किया गया। इस ऑक्शन में खिलाड़ियों पर जमकर के पैसे बरसाए गए। आईपीएल ने सैकड़ों खिलाड़ियों को करोड़पति बनाया है। अब इस लिस्ट में बिहार के गोपालगंज के मुकेश कुमार का नाम जुड़ गया है। आईपीएल के 16वें सीजन की नीलामी में दिल्ली कैपिटल ने मुकेश कुमार को 5,50,000 रुपये में खरीदा है। मुकेश को उनके बेस प्राइस से 27 गुना ज़्यादा कीमत मिली है। जब मुकेश के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें स्वर्ग से भी अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस हो रहा होगा। आपको बता दूं कि मुकेश बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। मुकेश के लिए भारतीय टीम आईपीएल तक सफ़र करना इतना आसान नहीं था। मुकेश के पिता गरीबी के कारण ऑटो चलाने कोलकाता चले गए थे, जब मुकेश गोपालगंज में ही रह करके क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर बिहार की अंडर 19 टीम में भी शामिल हुए, लेकिन बाद में वे पिता की मदद करने के लिए कोलकाता चले गए। मुकेश ने वहां भी अपना क्रिकेट खेलना जारी रखा। सेना में जाने के लिए मुकेश ने 3 बार कोशिश की थी, जहाँ तीनों बार वे फेल हो गए। जहाँ अब वे आईपीएल में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। मुकेश कोलकाता में प्राइवेट क्लबों के लिए खेलने लगे हैं, जहाँ इस दौरान उन्हें एक मैच के लिए 500 रुपये मिलते थे। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर मैगजीन और फिर कारतूस के साथ एक युवक की गिरफ्तारी से हरकत मच गया है। जहां उसके बैग से एक मैगजीन और 9 mm के 3 जिंदा कारतूस सहित कई कागजात मिले हैं। गिरफ्तार संदिग्ध यात्री की पहचान मोतिहारी जिले के ढाका के कलामुद्दीन के रूप में की गई है। कलामुद्दीन शनिवार को मोतिहारी से दरभंगा आया था। दरभंगा से मुंबई जाने के क्रम में स्कैनिंग के दौरान हवाई अड्डे पर उनकी बैग के अंदर से गोली दी, जिसके बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ करके एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग यात्रा की शुरुआत से इसके खिलाफ हैं। बीजेपी के लोग अक्सर यात्रा को लेकर के सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश को भावनात्मक तौर पर जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की गई है। देश का निर्माण देश के लोगों से होता है। कन्हैया कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के नोटिस पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर यात्रा का आपकी नज़र में कोई महत्व नहीं है तो फिर इस पर चर्चा क्यों हो रही है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साल 2023 शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धियां वाला साल होगा। इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बल्कि नए पदों के सृजन का रास्ता भी खुलेगा। आने वाले साल में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। बिहार सरकार नए साल में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके तहत 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षकों और फिर 90,000 +2 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब नए साल में नई नियमावली से
शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 1800 स्कूलों को इंटर स्कूल में अपग्रेड करने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल सभी पंचायतों में इंटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जहाँ इस साल सभी प्रारंभिक विद्यालयों को अपना विद्यालय भवन मिलने की उम्मीद है। जहाँ अभी 15,941 प्रारंभिक विद्यालयों में से 15,653 विद्यालयों का भवन तैयार हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में टेली डेटेंसी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब पिछले 2 साल में लगभग 3% उपभोक्ता बढ़े हैं। 31 दिसंबर 2020 में टेली डेंसिटी 52.80% थी, जो बढ़कर के अब 31 अक्टूबर 2022 में 55.37% पर आ गई है। पिछले 2 साल में धीरे धीरे बढ़त जारी है, जो 2.57% अधिक हो गई है। यहाँ हर 100 लोगों में 55 लोग ही मोबाइल टेलीफोन सुविधा से जुड़ रहे हैं, यानी कि 45% लोगों के पास मोबाइल नहीं है। टेली डेंसिटी के मामले में पूरे देश में बिहार सर्किल में आबादी का आधा हिस्सा संचार सुविधाओं से महरूम है। दोस्तों वीडियो में अब बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। मैट्रिक परीक्षा 2024 के स्टूडेंट को अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, वे अब 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जहाँ इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर तक थी, जिसे समिति ने बढ़ा दिया है। बोर्ड ने बिहार की माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालयों और फिर +2 विद्यालयों के प्रधान को 9वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया है। ये प्रक्रिया विद्यालय प्रधान द्वारा secondary.biharboardonline.com पर जारी कराई जाएगी। यह समिति ने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और अनुमति आवेदन पत्र अपलोड कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में चिमनी ब्लास्ट होने से 7 लोगों की जान चली गई। यह शुक्रवार को हुए हादसे में कई अन्य लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। ब्लास्ट में मृतक के परिवार वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा का ऐलान किया गया है, लेकिन मुआवजे के ऐलान में सीएम नीतीश कुमार पिछड़ गए। मुआवजा देने में भी पीएम नरेंद्र मोदी आगे निकल गए। प्रधानमंत्री के मुआवजे के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हरकत में आए। भारत सरकार के ऐलान के घंटों बाद नीतीश कुमार ने मुआवजा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी के रामगरवा में ईंट भट्टा चिमनी ब्लास्ट पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को दिए जाने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद सीएम नीतीश कुमार हरकत में आए। इसके बाद सीएम सचिवालय की तरफ से दोपहर 1 बजे जानकारी दी गई कि मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मुआवजा देने की घोषणा की, उसके बाद पीएम मोदी को देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध और शराबबंदी को लेकर के मुद्दा गर्म है। विपक्ष लगातार बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जहां इधर कुछ दिन पहले ही RS भट्टी ने बिहार के नए DGP के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और शनिवार को कहा है कि बिहार सीएम का अखलाक ही नहीं है बचा, तो फिर DGP बदलने से कानून व्यवस्था थोड़े सुधरेगी। उन्होंने फिर से सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि बिहार को बख्श देने की बात कही है, साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। ये एक बड़ी बात है। निखिल आनंद ने ट्वीट में वीडियो जारी करते हुए कहा कि बिहार फिर से अंधकार युग की तरफ लौट रहा है। लोग शाम को घरों से निकलने में डरने लगे हैं। नीतीश जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि बिहार को बख्श दें, इस्तीफा देकर के आश्रम चले जाएं, भले ही तेजस्वी को सीएम बना दें। कुल मिलाकर के बीजेपी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फेवर में है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था कि अभी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, साल 2025 का इंतजार करने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार ने बिहार के हालात खराब करके रख दी है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 25 दिसंबर को साल 2022 का आखिरी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साल 2022 की घटनाओं पर चर्चा किया और कहा कि हमें इसके साथ ही भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साल 2022 एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार की वजह से याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतीत का
अवलोकन तो हमेशा हमें वर्तमान और भविष्य की तैयारियों की प्रेरणा देता है। 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज़्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। आपको बता दो कि क्रिसमस के मौके पर प्रसारित हुआ ये एपिसोड पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 96वां संस्करण है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, यह अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे किए और इसी साल अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी, सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। उन्होंने कहा कि साल 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी कि भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना, 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार करना, 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना और जीकर दिखाना, 2022 यानी भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत, 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत परचम, 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम, खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर हमारी महिलाएं हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। जहां अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वे पल थे हर देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज़ादी के 75 साल के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।